हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल। फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो बुक की सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, इसके सेकंड पार्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे और थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने उसे 3 पार्ट में आपको पढ़ाने के लिए सोचा। तो ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट बोल सकते हो आप इसका। हमने पेज नंबर 17 पे ये जो मेकिंग बैंगल्स वाला पैराग्राफ है यहाँ तक पढ़ लिया था और लास्ट पैराग्राफ से शुरू करना है। यहाँ तक मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ क्या बातें चल रही थी। कि नरेटर जो है वो अनीस जंग, वो मुकेश के घर जाती है और उनकी हालत देखती है कैसी नहीं है। बहुत ज़्यादा गरीबी में वो जी रहे हैं और इस वजह से उन्हें देख देख के मतलब नए नए एक्सपीरियंस करती जा रही है। अभी वो अपने उसके फादर की हालत देखती है, मुकेश के फादर की क्या हालत है। अभी जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो उसके फादर की बात चल रही थी कि उसने जो भी ज़िंदगी में कमाया है वो बस इतना ही है कि वो अपने बेटों को वो आर्ट सिखा पाया है जो वो जानता है, और वो आर्ट है द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की आर्ट, चूड़ियाँ बनाने की कला। अब इसके आगे से पढ़ते हैं। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। ये उसका कर्म है। कर्म हिंदी का ही वर्ड है, कर्म बोलते ना हम, तो इट इज़ हिज कर्म, ये उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। डेस्टिनी बोलते हैं भाग्य को। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है ये बात, मतलब मुकेश की दादी कहती है कि ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स, जिसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है बैंगल्स के ग्लास को पॉलिश करते हुए। भाई ये बात है ना कि उसका कर्म है, ये उसकी डेस्टिनी है। ये बात मुकेश की ग्रैनी कहती है, ग्रैंड मदर कहती है, मतलब अपने हस्बैंड के लिए, मतलब मुकेश के फादर के लिए, सॉरी ग्रैंडफादर के लिए, सॉरी उसके फादर के लिए। हु हैज़ वॉच्ड, जिसने देखा है, हर ओन हस्बैंड यानी अपने खुद के पति को, गो ब्लाइंड यानी अंधा होते हुए, विद द डस्ट किस चीज़ से अंधा होते हुए, विद द डस्ट यानी धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, ग्लास ऑफ बैंगल्स चूड़ियों का कांच, पॉलिश करना आप जानते ही हैं। तो चूड़ियों का जो कांच होता है उसकी पॉलिश से धूल साफ करते हुए जिसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है, वो ये कहती है कि उसका कर्म है, उसका भाग्य है। डेस्टिनी मीन्स भाग्य। कैन ए गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, क्या एक ईश्वर द्वारा प्रदत्त, गॉड गिवन मीन्स ईश्वर के द्वारा दिया गया, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, लीनियज बोलते हैं वंश को, कुल को, क्या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कुल एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर के द्वारा जो दिया गया कुल है, जो वंश है, उसे क्या कभी भी तोड़ा जा सकता है। एवर मीन्स कभी भी, ऐसी वो इसमें है बी ब्रोकन, क्या उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। शी मीन्स टू से दैट शी हैज़ बोर्न इन ए फैमिली whose कर्म और whose destiny is to make bangles, and he belongs to the caste or religion who had always been busy in making bangles, so she thinks that it is their destiny to make only bangles। इसलिए वो ये बात बोल रही है कि हमारा तो कुल ही ऐसा है, हमारा तो मतलब वंश ही ऐसा है, तो क्या इसे कभी तोड़ा जा सकता है। ईश्वर ने हमें ऐसे कुल में भेजा है। कहने गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कुल को कभी तोड़ा जा सकता है। शी इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब होता है तात्पर्य होना, उसका वो तात्पर्य दिखाती है, मतलब ऐसे ही तात्पर्य है उसका। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बोर्न यानी पैदा होकर, जन्म लेकर, इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स चूड़ी बनाने वालों की कास्ट में, जाति में। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा है। दे हैव सीन नथिंग, नथिंग होता है कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं देखा है। और नथिंग के बाद जब भी बट लगता है तो उसका मतलब होता है के अलावा। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा है, नथिंग बट बैंगल्स, मतलब चूड़ियों के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है।
भाई चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर एक गली में, स्ट्रीट गली को बोलते हैं। स्पायरल्स ऑफ स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, उन्होंने क्या देखे हैं? बैंगल्स के स्पायरल्स देखे हैं बस। स्पायरल्स किसे बोलते हैं? स्पायरल्स बोलते हैं जिसके अंदर बैंगल को टांगते हैं ना अपन, बैंगल को जो टांगने वाला आपने देखा होगा, जिसके अंदर बैंगल टंगी हुई रहती है। मतलब एक सरिया सा होता है जिसके अंदर बैंगल टंगी रहती है, उसे अपन बोलते हैं स्पाइरल। बच्चों, अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में अगर आपको बताने लगूं कि स्पाइरल किसे कहते हैं, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बाकी आप सब जानते ही हैं कि स्पाइरल हम बोलते किसे हैं। मतलब एक कुंडली सी होती है, कुंडलीदार मान लो आप। और वैसे आप सब समझ गए होंगे जिसके अंदर स्पाइरल्स रहते, सॉरी, बैंगल्स टंगी हुई रहती है। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। अब ये बैंगल्स के अलग अलग कलर बता रही है, सॉरी। सनी गोल्ड मतलब सूर्य के जैसे रोशनी वाली, चमकीली, इट मीन्स चमकीले, गोल्ड यानी सुनहरे रंग की। पैडी ग्रीन, धान जैसे हरे रंग की पैडी धान को बोलते हैं। रॉयल ब्लू, शाही रंग के नीले कलर वाली। पिंक, गुलाबी, पर्पल, बैंगनी, एवरी कलर, हर एक रंग की चूड़ियाँ जो बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जो रेनबो के 7 कलर्स में से बोर्न आउट होते हैं। रेनबो बोलते हैं, रेनबो किसे बोलते हैं? इंद्रधनुष को। और बोर्न आउट पैदा होना, निकलना। तो जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से निकलते हैं ना, वैसे हर एक रंग की ये चूड़ियाँ इन स्पाइरल्स में दिखाई देती है। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, लाई यानी पड़ी रहती है, इन द माउंट्स यानी ढेर में, माउंट्स बोलते हैं ढेर को। इन अनकेम्प्ड यार्ड, अनकेम्प्ड बोलते हैं जो अस्त व्यस्त नहीं होता, जिसमें कोई मतलब ठीक से जिसे जचाया नहीं गया हो, तो अस्त व्यस्त को बोलते हैं अनकेम्प्ड। यार्ड आंगन को बोलते हैं। तो अस्त व्यस्त आंगनों में ढेर में पड़ी रहती हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और इन्हें क्या कर दिया जाता है? पाइल मीन्स भी होता है ढेर बनाना, तो इनका ढेर बना दिया जाता है। ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, 4 पहियों वाले हैंड कार्ट पे, कार्ट बोलते हैं गाड़ी को जो हाथ से खींची जाए वो हैंड कार्ट होती है। तो 4 पहियों वाली हैंड कार्ट के ऊपर, हाथ से चलने वाली गाड़ी के ऊपर, मतलब आप इसे बोलते हैं ना अपने यहाँ, रेहड़ी भी बोल सकते हैं, ठेला भी बोल सकते हैं, और हाथ से चलने वाली और कोई गाड़ी भी बोल सकते हैं आप। पुश्ड बाय यंग मैन, जिसे यंग मैन के द्वारा पुश किया जाता है, मतलब युवाओं द्वारा, जवान लड़कों द्वारा जिसे धक्का दिया जाता है। अलंग द नैरो लेंस, नैरो बोलते हैं सकरी को, सकरी गलियों में से। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक। हाँ बच्चों, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया अपना वीडियो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेंस, नैरो बोलते हैं सकरे को, लेंस बोलते हैं गलियों को।
ऑफ द शैंटी टाउन, शैंटी बोलते हैं गंदे को, तो उस गंदे शहर की सकरी सकरी गलियों में जिनको यंग मैन के द्वारा पुश किया जाता है। मतलब ढेर ऊबड़ खाबड़ या अस्त व्यस्त आंगनों में जो ये ढेर में पड़ी रहती है ना चूड़ियाँ, इनको फोर व्हील्ड हैंड कार्ट पर पाइल अप करके, मतलब ढेर बना के, और उन हैंड कार्ट को युवा लड़कों द्वारा उस गंदे से शहर की नैरो लेन्स में से, सकरी गलियों में से खींचा जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन अंधेरी झोपड़ियों में, मतलब अंधेरा भरी हुई झोपड़ियों में जो नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, जो लपटों की लाइन के आगे हैं, और फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग मीन्स टिमटिमाती हुई, ऑयल लैम्प्स आप सब समझते ही हो, तेल वाली जो लैंप होती है, तो उन तेल वाले लैंप की टिमटिमाती हुई लपटों के आगे जो हटमेंट्स हैं, वहाँ पर सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ बैठते हैं, विद देयर फादर एंड मदर, अपने माता और पिता के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्ड का मतलब होता है जोड़ना, वेल्डिंग आपने देखी भी होगी, जिसे अपने चिड़ावा में बेल्डिंग नाम से ज़्यादा फेमस है, तो बेल्डिंग नहीं बोलते उसे, एक्चुअली वो वेल्डिंग होती है। तो वहाँ पे वो अपने माता पिता के साथ बैठे रहते हैं, कांच के टुकड़ों को जोड़ते हुए, वेल्डिंग मीन्स जोड़ते हुए, पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास यानी रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हुए, इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल, और जोड़ जोड़ कर क्या करते हैं, किस में बदलते हैं वो, इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के सर्किल में, मतलब गोल बना के, उन्हें सर्किल होता है ना गोल घेरा, तो उनको जोड़ते हुए उनका बैंगल का सर्किल बना देते हैं, मतलब चूड़ी बना देते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी जो आँखें हैं वो ज़्यादा एडजस्टेड है, ज़्यादा जची हुई है, मतलब ज़्यादा फिक्स है। एडजस्ट मीन्स जचना, कहीं फिक्स करना, कहाँ जची हुई उनकी आँखें ज़्यादा, टू द डार्क यानी अंधेरे में, देन देखो कंपेरेटिव डिग्री है, देन टू द लाइट आउटसाइड, लाइट बोलते हैं रोशनी को, प्रकाश को, आउटसाइड बोलते हैं बाहर, बाहर जो रोशनी है उससे ज़्यादा उनकी आंखें अंधेरे में टिकी हुई हैं, ज़्यादा अंधेरे में ज़्यादा फिक्स है। दैट इज़ वाई, इसी कारण, दैट इज़ वाई मीन्स इसी कारण, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, दे ऑफन एंड अप, ऑफन मीन्स प्रायः है, वे प्रायः ही, एंड अप मीन्स ख़त्म कर देते हैं, लॉसिंग देयर आई साइट्स, अपनी आई साइट्स को खोते हुए, अपनी आँखों की रोशनी को खोते हुए, आई साइट बोलते हैं आँखों की रोशनी को, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, फिर एडल्ट बनते हैं उससे पहले ही, बिफोर मीन्स पहले ही, एडल्ट बोलते हैं वयस्क को, जैसे गर्ल्स 18 और बॉयज़ 21 ईयर्स। वैसे एडल्ट की अगर डेफिनेशन करें, वो तो मैरिज के अकॉर्डिंग बताया मैंने, तो 18 प्लस जो भी होता है वो एडल्ट माना जाता है, 18 और अबो 18। तो 18 साल का होने से पहले पहले वो अपनी आई साइट्स को खो देते हैं। क्यों खो देते हैं आपने पढ़ा है, क्योंकि वो अंधेरे में काम करते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता एक युवा लड़की है, एक जवान लड़की है जो ड्रेप पिंक ड्रेस में है, ड्रेप बोलते हैं बादामी को, पिंक आपको पता ही है, तो बादामी रंग के पिंक ड्रेस पहन रखी है उसने। सिट्स एलोंग साइड एन एल्डरली वूमन, वो बैठी है एक एल्डरली वूमेन के पास, एलोंग साइड यानी पास में, एक एल्डरली वूमन, एक बड़ी औरत, मतलब बुजुर्ग औरत के पास में। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, सोल्डर करना, जोड़ना, तो पीसेज ऑफ ग्लास को सोल्डर करते हुए, मतलब शीशे के टुकड़ों को जोड़ते हुए। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, जिस प्रकार उसके हाथ चलते हैं, एज यानी जिस प्रकार, हर हैंड्स मूव यानी उसके हाथ चलते हैं, मैकेनिकली यानी मशीन की तरह, लाइक द टंग ऑफ ए मशीन, लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, एक मशीन के टंग की तरह, टंग बोलते हैं चिमटे को, एक मशीन के चिमटे की तरह जिस प्रकार मैकेनिकली उसके हाथ चलते हैं, कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड है वो अपने काम में। आई वंडर, मुझे वंडर होता है, आश्चर्य होता है, इफ़ शी नोज़, कि क्या वो जानती है,
द सेंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, बेंगल्स की सेंक्टिटी को, सेंक्टिटी बोलते हैं पवित्रता को, मतलब जब ये उसे देखती है कितने मैकेनिकली, कितने स्किल्ड तरीके से वो इन बैंगल्स को बना रही है, तो ये आश्चर्य करती है, छोटी लड़की है वो, कि क्या इसे बैंगल्स की सेंक्टिटी तो पता है क्या। सेंक्टिटी मीन्स पवित्रता, होलीनेस। शी हेल्प्स मेक, इसको बनाने में वो सहायता करती है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वीमन सुहाग। अब ये चीज़ें तो आपको भी पता है। इट सिम्बोलाइजेज, ये प्रतीक बनती है। सिम्बोलाइज मीन्स प्रतीक बनना, प्रतीक बनकर दिखाना एक भारतीय महिला के सुहाग का। एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक बनती है। अब आप सब भी जानते हैं कि जो सुहागिन महिलाएं होती है वो चूड़ियाँ पहनती है, वीडो नहीं पहन सकती है अपने कस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ऑस्पिशियसनेस बोलते हैं शुभ को, शुभता। इन मैरिज यानी जो शादी में शुभ का शकुन होती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, डॉन मीन्स होता है छा जाना, तो एक दिन ये उस पर भी अचानक ही छा जाएगा। इट विल डॉन, ये छा जाएगा, ऑन हर यानी उसके ऊपर, सडनली यानी अचानक ही, वन डे एक दिन, वेन हर हेड इज ड्रेप्ड, जब उसका सर लिपटा हुआ रहेगा, सॉरी, विद रेड वेल, एक रेड वेल के साथ, मतलब एक लाल घूंघट के साथ, वेल पहले भी आया हुआ वर्ड है। हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथ डाइड रेड, लाल रंगे हुए होंगे। डाई मीन्स रंगना, विद हिना यानी मेहंदी, हिना बोलते हैं मेहंदी को। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जो लाल कलर की बैंगल्स है, चूड़ियाँ हैं, वो रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, वो उसके कलाई में घुमा कर डाल दी जाएंगी, रोल कर दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। शी यानी वह, देन यानी तब, विल बिकम यानी बन जाएगी, ए ब्राइड यानी एक दुल्हन। अब ये सारी बातें कौन सोच रही है? ये सारी बातें सोच रही है नरेटर अनीस जंग। इसे देखकर, ये छोटी सी बच्ची है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उस सोच रही है कि इसको सैंक्टिटी के बारे में भी पता होगा या नहीं होगा। फिर इसके दिमाग में आ रहा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा अचानक ही, जब इसकी शादी करेंगे तो इसको भी मतलब ये पहननी पड़ेंगी बैंगल्स, ये दुल्हन बनेगी, इसके हीना से इसके हाथों को रंग दिया जाएगा, इसके सर पर रेड वेल होगा, ढका हुआ रहेगा इसका सर उससे। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उस बूढ़ी औरत की तरह, लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड हर जो उसके पास बैठी, उसके पास है, हु बिकेम जो बनी थी, वन मैनी ईयर्स एगो, वन यानी एक, जो एक दुल्हन बनी थी, मैनी ईयर्स एगो यानी कई वर्षों पहले, मतलब वो उसकी दादी है, आई थिंक उसकी दादी, अपनी दादी के पास बैठी है वो, तो बता रही है कि कई दिनों पहले, कई वर्षों पहले जब वो दुल्हन बनी थी, उसी की तरह इसे भी एक दिन दुल्हन बनना पड़ेगा। वो भी सेंस करेगी कभी ना कभी उन बैंगल्स की सैंक्टिटी को, जिनको अभी वो बना रही है, और उसके बारे में उनको, उसकी सैंक्टिटी के बारे में उसको पता ही नहीं है। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, वो अब भी अपने रिस्ट पर बैंगल रखती है। शी यानी वह, स्टिल यानी अब भी, हैज़ यानी रखती है, बैंगल्स यानी चूड़ियों को, ऑन हर रिस्ट यानी अपनी कलाई पर, वो अब भी अपनी कलाई पर चूड़ियों को रखती है। बट नो लाइट्स इन हर आईज़, लेकिन उसकी आँखों में चमक नहीं है। बट नो लाइट, लेकिन कोई चमक नहीं है, रोशनी नहीं है, इन हर आईज़ यानी उसकी आँखों में। आप समझ रहे होंगे किसकी बात चल रही है? ये उसकी ग्रैनी की बात चल रही है, मतलब उस वो ओल्ड वुमेन जो उसके पास बैठी है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। अब ये हिंदी का ही सेंटेंस है, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शेर भर बोलते हैं, मतलब शेर वैसे किलो को बोलते हैं, यहाँ कहने का मतलब पेट भर के एक वक्त खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो कहती है, इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी वॉइस में जो ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जो आनंद से वंचित है, मतलब उसमें आनंद नहीं है।
शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड, उसने आनंद नहीं लिया है, इवन वन फुल मील, एक पूर्ण भोजन का भी, इन हर एंटायर लाइफ टाइम यानी अपने सारे जीवन काल में। एंटायर मीन्स सारा, और लाइफ टाइम बोलते हैं जीवन काल को। तो अपने सारे जीवन काल में भी उसने एक टाइम का भी फुल मील नहीं खाया है। बच्चों, हाउ स्ट्रेंज इट इज़ दैट शी वर्क्स सो हार्ड एंड शी इज़ अनेबल टू गेट वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। तो बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है, लेकिन अब क्या करें, इसी वजह से तो ये चैप्टर आपके सामने है। कितना काम, कितना हार्ड लेबर करके भी इनको खाना तक नसीब नहीं होता। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, यही वो चीज़ है। दैट्स वॉट यानी यही वो चीज़ है जो शी हैज़ रीप्ड, उसने काटी है। रीप का मतलब होता है काटना, और यहाँ मतलब है, मतलब जैसे जो आप बोते हैं वो काटते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि जो इसने मेहनत की है उसके बदले उसने यही कमाया है। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, एक बूढ़ा आदमी, फ्लोइंग बियर्ड वाला, उड़ती हुई दाढ़ी वाला। फ्लोइंग उड़ती हुई, बियर्ड बोलते हैं दाढ़ी को। उड़ती हुई दाढ़ी से मतलब है लंबी लंबी दाढ़ी वाला। सेज कहता है, अब वो क्या कहते हैं इस जंग से देखो। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय। किसके सिवाय? बैंगल्स, चूड़ियों के सिवाय। बस मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, सब कुछ जो मैंने किया है वो यही है कि अपनी फैमिली को रहने के लिए घर बना दिया है। देखो, ऑल आई हैव डन, सब कुछ जो मैंने किया है, इज़ यानी वो है, क्या चीज़ है वो? मेक ए हाउस यानी एक घर बनाना, फॉर द फैमिली यानी परिवार के लिए, टू लिव इन यानी इसमें रहने के लिए। तो ये बता रहा है कि सब कुछ जो मैंने किया है वो बस इतना ही है कि घर बना दिया जिसमें मेरी फैमिली रह सकती है। हियरिंग हिम, उसे सुन करके, वन वंडर्स, किसी एक इंसान को आश्चर्य होता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। इफ़ कनेक्टिव के रूप में जब किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो इसका मतलब होता है कि क्या। तो उसको सुन करके कोई एक इंसान आश्चर्य करता है कि क्या ही हैज़ अचीव्ड, उसने वो प्राप्त कर लिया। अचीव मीन्स प्राप्त करना, उसने वो प्राप्त कर लिया है। वॉट मैनी हैव फेल्ड, जिसमें बहुत सारे लोग असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं। इन देयर लाइफ टाइम यानी अपने जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में। भाई उसे सुनकर अनीस जंग बता रही है, उसे सुन के ऐसा लगता है कि क्या उसने वो प्राप्त कर लिया जिसे प्राप्त करने में बहुत सारे लोग अपने लाइफ टाइम में असफल रहते हैं। मतलब मेकिंग ए हाउस इज़ ए ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग यू एंड मी। भाई घर तो सबके पास है, लेकिन अपनी तरह का घर बनाना, कंफर्टेबल, या आप कंफर्टेबल में ही रहते हों तो भी अपना खुद का घर बनाना, आप अपने पेरेंट्स का, फादर फोर फादर्स के घर में रहते हैं तो अपने खुद का घर बनाना हर इंसान का ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है, और हर इंसान बना भी नहीं पाता उसे अपनी लाइफ टाइम में। तब अनीस जंग को ये बोलना पड़ रहा है कि क्या उसने, उसे सुन करके कोई एक इंसान ऐसे वंडर कर सकता है कि क्या उसने वो प्राप्त कर लिया है जो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ टाइम में प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आगे। उसके छत के ऊपर एक सॉरी उसके सर के ऊपर एक छत है। ही हैज़ ए रूफ, वो एक छत रखता है, ओवर हिज हेड यानी अपने सर के ऊपर, मतलब उसके सर के ऊपर छत है। कहने का मतलब उसके पास अपना मकान है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. देखो, दूसरा कोई काम करने के लिए पैसे नहीं होने की जो चीख है, मतलब चूड़ी बनाने को छोड़कर या इस बैंगल मेकिंग को के बिज़नेस को चालू रखने के अलावा और कोई काम करने के लिए पैसे नहीं होने की जो चीख है, या पर्याप्त रूप से खाना नहीं खाने की जो चीख है, वो हर एक घर में वो बजती है वो चीख। मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हूँ। द क्राई चीख को बोलते हैं ऑफ नॉट हैविंग, नहीं होने की,
मनी यानी पैसे, पैसे नहीं होने की चीख क्या करने के लिए, देखो, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है के बजाय, किसके बजाय, कैरी ऑन यानी चालू रखने, चालू रखने के बजाय। द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के बिजनेस को, व्यापार को, तो चूड़ी बनाने के व्यापार को चालू रखने के बजाय कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं होने की चीख। बट नॉट इवन टू ईट, सॉरी, नॉट इवन एनफ टू ईट। और आगे एक बात और बताई है, नॉट इवन एनफ, पर्याप्त, सॉरी, टू ईट, खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं। नॉट यानी नहीं, इवन मीन्स भी, एनफ यानी पर्याप्त, टू ईट यानी खाने के लिए, खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होने की चीख। रिंग्स यानी बजती है, इन एवरी होम यानी हर घर में, मतलब हर बच्चा इस तरीके से कराता है, हर इंसान इस तरीके से कराता है घर में कि उसके पास बैंगल मेकिंग को चालू रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और उससे उनको पेट भर के खाना भी नसीब नहीं होता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा आदमी है वो इको यानी, इको मीन्स वैसे गूंजना होता है, यहाँ पे दोहराना मान लो आप, रिपीट करना, वो रिपीट करते हैं। द लेमेंट, लेमेंट विलाप को बोलते हैं, दुख विलाप, ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों के, वो अपने बड़ों के विलाप को इको कर देते हैं, मतलब बड़े भी यही करते आ रहे हैं, हमें भी यही करना पड़ रहा है। लिटिल हैज़ मूड विद टाइम, लिटिल मीन्स, लिटिल या लिटिल द लिटिल, अगर आपने किसी आप सबने पढ़ा होगा, लिटिल मीन्स होता है ना के बराबर। आपको फीडबैक देने के लिए बोलता हूँ, कुछ फीडबैक आते भी हैं, ज़्यादातर बच्चे तो बिजी हैं शायद, उनको फीडबैक देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन कुछ एक शायद न्यू कमर्स ही हैं, तो लिटिल मीन्स होता, उन्होंने फीडबैक में लिटिल वर्ड यूज़ किया था, तब मेरे याद आया, लिटिल मीन्स होता है ना के बराबर। तो लिटिल हैज़ मूड विद टाइम, टाइम के साथ ना के बराबर ही चीज़ें बदली है। लिटिल यानी ना के बराबर, हैज़ मूड यानी बदला है, विद टाइम यानी समय के साथ, समय के साथ मतलब ना के बराबर ही चेंज आया वहाँ, इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में, ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ईयर्स यानी वर्षों, ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल, दिमाग को हिलाकर रख देने वाला परिश्रम, माइंड नंबलिंग, जो दिमाग को परेशान करते, दिमाग को हिलाकर रखते, और टॉयल बोलते हैं परिश्रम को, हार्ड वर्क को। तो वर्षों के दिमाग को हिलाकर रख देने वाले परिश्रम ने हैव किल्ड, मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव यानी सभी इनिशिएटिव को। इनिशिएटिव किसे बोलते हैं, जब नया प्रयास करते हैं अपन, उसे इनिशिएटिव बोलते हैं। तो कोई भी वो नया प्रयास करने की सोचते हैं, वो वैसे मर जाता है उनके माइंड नबलिंग टॉयल की वजह से। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने लेने की क्षमता को भी मार डाला है। किसने मार डाला है, माइंड नंबलिंग टॉयल ने, जो वर्षों से करते आ रहे हैं, उस चीज़ ने उनकी दो चीज़ों को मार डाला, एक तो सपने लेने की एबिलिटी को, और एक वो इनिशिएटिव नहीं ले सकते कुछ। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इन टू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क, एनी जंग पूछ रही है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स, क्यों ऑर्गेनाइज नहीं कर लेते हो अपने आप को, मतलब अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते हो। वाई नॉट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मीन्स होता है संगठित करना, योर सेल्स यानी अपने आप को, तो अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते हो। इनटू ए कोऑपरेटिव यानी एक सहकारिता नहीं बोलते अपन, आपने सहकारिता वर्ड सुना हो, मतलब एक दूसरे का साथ दे के 10 20 30 40 50, मतलब कितने भी लोग एक दूसरे का साथ देने के लिए, जैसे 100 रुपीज़ सब मिलाएं, और 1000 मान लो, 100 मान लो, 50 मान लो, और 50 लोग हो जाएं या 20 हो जाएं, कुछ नया करें, उसे कोऑपरेटिव बोलते हैं, सहकारिता बोलते हैं। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, एक ग्रुप ऑफ यंग मैन, यंग मैन के ग्रुप से, युवा व्यक्तियों के एक समूह से मैं पूछती हूँ, हु हैव फॉलन, जो गिर चुके हैं, इनटू ए विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, मिडिल मैन के विशियस सर्किल के बीच में। विशियस बुरे को बोलते हैं, दुष्ट, बुरा, खराब, सर्किल बोलते हैं घेरा, चक्र। तो एक दुष्चक्र मान लो आप, एक दुष्चक्र में फंस चुके हैं, गिर चुके हैं, ऑफ मिडिल मैन यानी बिचौलियों के, मिडिल मैन बोलते हैं बिचौलियों को, जो बिचौलियों के दुष्चक्र में गिर चुके हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने फंसा लिया,
ट्रैप मीन्स, ट्रैप जाल को बोलते हैं ना, जाल में फंसाना। तो जिन्होंने फंसा लिया, जाल में फंसा लिया, देयर फादर्स यानी उनके फादर्स को, उनके पिता वगैरह को, एंड फोर फादर्स और उनके पूर्वजों को। फोर फादर्स बोलते हैं पूर्वजों को। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अब आगे अपनी बता रहे हैं, यदि हम गेट ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाते हैं, मतलब अगर हम संगठित भी हो जाते हैं, तो वी आर द वंस, तो हम वे होते हैं, वी आर यानी हम होते हैं, द वंस यानी वे लोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हु विल बी होल्ड अप, जिन्हें घसीटा जाएगा। होल का मतलब होता है घसीटना, तो जिन्हें घसीटा जाएगा। बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। बीटन पीटा जाएगा। एंड ड्रैग्ड टू जेल, और घसीट कर जेल में ले जाया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, फॉर डूइंग किस लिए, करने के लिए, समथिंग इलीगल यानी कुछ गैर कानूनी, अवैधानिक। इलीगल किसे बोलते हैं गैर कानूनी को बोलते हैं। मतलब इनकी पोजीशन ये हो चुकी है, इनकी कंडीशन ये है कि ये कुछ और कर नहीं सकते, ये विशेष सर्किल में फंस चुके हैं। अगर ये और लोग इन्हें इसी तरीके से रखना चाहते हैं, मिडिल मैन जो बताया था ना इन्होंने बिचौलिए, वो तो वो इन्हें इसी तरीके से रखना चाहते हैं, कुछ और करें तो इन्हें कुछ इलीगल करने के जुर्म में जेल में बंद कर दिया जाएगा। दे से वे कहते हैं, देर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। देर इज़ नो लीडर, कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है। अमंग देम यानी उनके बीच में। नेता का मतलब वो नहीं कि जो इलेक्शन लड़े, नेता मीन्स जो उनकी बातों को आगे होके रखे। नेता वो होता है जो सबसे आगे बढ़ के कोई काम करे। नो वन हु कुड हेल्प देम, नो वन कोई नहीं, हु कुड हेल्प देम जो उनकी सहायता कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को अलग तरीके से देख सके। सी यानी देख सके, थिंग्स यानी चीज़ों को, डिफरेंटली यानी अलग तरीके से। अब चीज़ों को देखने का मतलब यहाँ बूढ़ी औरत को, बैंगल्स को, घरों को देखने की बात नहीं है, मतलब उनकी सोच की बात है कि उनकी सोच कैसे अलग हो सके। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कुछ अलग सोच सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर्स भी इतने टायर्ड हैं, टायर्ड बोलते हैं थके हुए को, तो उनके फादर्स भी इतने टायर्ड हैं जितने कि वे हैं। एज दे आर जितने कि वे हैं, कहने का मतलब जो एल्डर्स हैं वो भी थक चुके हैं, और जो यंगर वंस हैं वो भी थक जाते हैं माइंड नबलिंग टॉयल की वजह से। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, दे टॉक वे बात करते हैं, एंडलेसली यानी बिना अंत के, जिसका कोई अंत ही नहीं हो, इस तरीके की बात करते हैं। इन ए स्पायरल यानी एक स्पायरल में, अभी बताया था मैंने, जिसमें चूड़ियाँ डाली जाती है, लेकिन अब यहाँ वो एक साथ बैठे हैं स्पायरल की तरह, तो बात करते हैं इस तरीके से। दैट मूव्स जो चलती है, फ्रॉम पॉवर्टी यानी गरीबी से, टू अपाथी, गरीबी से लेकर वो अपाथी तक चलती है। अब आप पूछोगे अपाथी किसे कहते हैं, तो अपाथी का मतलब जिस किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होना, आप इंडिफरेंस भी मान सकते हो, उदासीनता। मतलब अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड बताऊं तो उदासीनता ही होता है। तो जो गरीबी से होते हुए उदासीनता तक चलती है, फिर उदासीनता से ग्रीड में आ जाती है, लालच तक चलती है उनकी बातें, एंड टू इनजस्टिस, और लास्ट में बातों बातों में कहाँ जाते हैं वो, अन्याय तक आ जाते हैं, उनके साथ जो अन्याय होता है वहाँ तक। लिसनिंग टू देम, उनको सुनते हुए। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं दो विशेष प्रकार के वर्ल्ड्स को देखती हूँ। डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, दो विशेष प्रकार के संसार को देखती हूँ। अलग अलग भी मान सकते हो आप, दो अलग अलग तरह के संसार को देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो परिवार है जो कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है। कोट यानी जकड़ा हुआ है, इन ए वेब यानी एक जाल में, ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी के। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिसके ऊपर बोझ है, जो बोझ से मरा पड़ा है, दबा पड़ा है। बाय द स्टिग्मा यानी कलंक के द्वारा, स्टिग्मा बोलते हैं कलंक को, तो जो कलंक से दबा पड़ा है। ऑफ कास्ट यानी कास्ट के। इन विच दे आर बोर्न, जिसके अंदर वे जन्मे हैं, जिसके अंदर उनका जन्म हुआ है, वे जन्मे हैं।
एक तो ऐसा संसार है जिसमें वो लोग जकड़े हुए हैं उस गरीबी के जाल में, जिनको अपनी जाति में पैदा होने के कलंक से दबे पड़े हैं वो लोग। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि हम इस जाति में क्यों पैदा हुए, ये बोझ उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। द अदर ए विशियस सर्किल, और दूसरा संसार कौन सा है, वो विशियस सर्किल, वो दुष्चक्र ऑफ द साहूकार, यानी साहूकार का, साहूकारों का। साहूकार आपने वर्ड खूब सुना होगा, मनी लेंडर्स होते हैं ना, जो इंटरेस्ट पे मनी देते हैं। तो वो साहूकार के विशेष, उस विशेष सर्किल में कौन कौन है वही देख लो आप। साहूकार हैं, द मिडिल मैन है, बिचौलिए हैं, द पुलिस मैन, पुलिस वाले हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले हैं, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, मतलब एडवोकेट्स वगैरह। द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाहों को, अफसरशाहों को बोलते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरशाह हैं, अफसर लोग हैं। एंड द पॉलिटिशियंस, और जो राजनेता हैं वो हैं। अब बचा कौन, ये सब मिल गए तो इनका तो बचना मुश्किल है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। टुगेदर यानी एक साथ। दे हैव इम्पोज द बैगेज, उन्होंने बैगेज को इम्पोज कर दिया, थोप दिया है। इम्पोज मीन्स थोप देना, बैगेज मीन्स वजन, बर्डन। एक ऐसा बैगेज, एक ऐसा वैसे बैगेज सामान को ही बोलते हैं, एक ऐसा बोझ थोप दिया है उनके ऊपर, ऑन द चाइल्ड यानी बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो नीचे नहीं रख सकता है। दैट यानी जिसे ही कैन नॉट पुट डाउन, वो नीचे नहीं रख सकता है। बिफोर ही इज़ अवेयर, वो अवेयर होता है उससे पहले ही, अवेयर बोलते हैं जागरूक को। बिफोर ही इज़ अवेयर, वो जागरूक होता है उससे पहले ही एक्सेप्ट इट, वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है, वो इसे स्वीकार कर लेता है। एज नेचुरली यानी इतने स्वाभाविक रूप से, एज हिज फादर, जितना कि उसके पिता ने किया था। मतलब बच्चा समझ नहीं पाता, उससे पहले ही उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लाद दी जाती है, उसको समझ नहीं दिया जाता कि तेरे को बड़ा होकर कुछ और करना भी या नहीं करना, बस इसी में उसका पूरा जो लाइफ टाइम है वो स्पेंड हो जाता है, जैसे उसके फादर फोर फादर्स का हुआ है उस तरीके से। टू डू एनीथिंग एल्स, टू डू यानी करना, एनीथिंग एल्स यानी कुछ अलग, कुछ दूसरा, एनीथिंग यानी कुछ, एल्स यानी दूसरा। तो कुछ अलग करना, वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करने का मतलब वुड मीन यानी मतलब होगा, टू डेयर यानी साहस करना। कुछ अलग करने का मतलब होगा साहस करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट, डेयरिंग हिस्सा ही नहीं है, मतलब साहस करना तो हिस्सा ही नहीं है, ऑफ हिज ग्रोविंग अप यानी उसके बड़े होने का। ग्रो अप होता ना बड़ा होना, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो साहस तो कर ही नहीं सकता, साहस करना तो उसके हिस्से में नहीं आता, उसके हिस्से में ही नहीं है। मतलब विशियस सर्किल में गिरा हुआ ना वो, उसको साहस तो करने ही नहीं देते कुछ और करने के लिए। मैंने इस सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं मुकेश में इसका फ्लैश सेंस करती हूँ, अनीस जंग बोल रही है, जब मैं मुकेश में, वेन यानी जब, आई सेंस यानी मैं महसूस करती हूँ, फ्लैश यानी एक चमक, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो थॉट, सोच, ऑफ इट यानी इसकी, इन मुकेश यानी मुकेश में। अब किस चीज़ की सोच, इसकी सोच मीन्स किस चीज़ की सोच, कुछ नया करने की, किसी इनिशिएटिव की। आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, देखो उसकी थोड़ी सी डिफरेंट है इनसे, थोड़ी सी क्या, इनसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो कुछ अलग करना चाह रहा है, वो बोल रहा है आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है, दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज, वो एक गैरेज में जाएगा। गैरेज तो आप सब जानते ही हो, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह ठीक होती हैं। एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से लंबी दूरी पर है, बहुत दूर है। बट लेकिन द गैरेज इज़ यानी गैरेज है, ए लॉन्ग वे यानी एक लंबे रास्ते पर, लंबी दूरी पर, फ्रॉम हिज होम यानी उसके घर से। आई विल वॉक, अब वो बोलता है मैं पैदल चलूँगा। ही इंसिस्ट, वो जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, हनी जंग पूछ रही है डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने के भी सपने लेते हो।
देखो, डू यू ड्रीम मीन्स क्या तुम सपने लेते हो, ऑल्सो मीन्स भी, किस चीज़ के, और फ्लाइंग ए प्लेन यानी एक प्लेन उड़ाने के। तो प्लेन उड़ाने का भी सपने लेते हो क्या तुम? नो ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेयरिंग यानी घूरते हुए, एट द ग्राउंड यानी ज़मीन की तरफ घूरते हुए बोलता है नहीं, नहीं देखता। इन हिज स्मॉल मरमर, मरमर बोलते बड़बड़ाहट को, अपनी हल्की सी बड़बड़ाहट में, छोटी सी बड़बड़ाहट में, देर इज़ एन एम्ब्रासमेंट, एक शर्मिंदगी है। एम्ब्रासमेंट बोलते हैं शर्मिंदगी को। दैट हैज़ नॉट yet turned into regret, जो अब तक पछतावे में नहीं बदली है। दैट यानी जो, yet यानी अब तक, हैज़ नॉट turned यानी नहीं बदली है, into regret यानी पछतावे में। रिग्रेट बोलते हैं पछतावे को। अब बच्चों दो बातें हैं समझने के लिए यहाँ। एक तो ये है कि वो एम्ब्रासमेंट में क्यों चला जाता है, उसे एम्ब्रासमेंट क्यों फील होती है। तो एम्ब्रासमेंट तो उसे इसलिए फील होती है क्योंकि वो इससे ज़्यादा बड़े सपने देख नहीं सकता। उस पर भी कहीं ना कहीं, हालांकि उसकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है, इन बाकी सब लोगों से डिफरेंट है। वो बैंगल मेकिंग को छोड़ के मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन वो इतना भी अपने आप को वो नहीं समझता कि वो प्लेन को फ्लाई कर सके, मतलब पायलट बन जाए, इतना भी वो नहीं सोच पाता। और दूसरी बात ये है कि जो एम्ब्रासमेंट है वो रिग्रेट में नहीं बदली उसकी अब तक। कहने का मतलब पछतावे में उसकी शर्मिंदगी नहीं बदली है। इट मीन्स उसे कोई पछतावा नहीं है जिस काम को वो करना चाह रहा है उसमें। मतलब जो मोटर मैकेनिक वो बनना चाह रहा है उसको लेके वो डिटरमाइंड है, उसमें उसको कोई पछतावा नहीं है। ही इज़ कंटेंट, वो संतुष्ट है। टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार्स के सपने लेकर। दैट ही सीज, जो वो देखता है। हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। देखो हर्ट मीन्स होता ना नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। तो हर्टलिंग यानी चोट पहुंचाते हुए। डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसकी शहर की गलियों में, मतलब जैसे जैसे वो देखता है तो उसे चोट पहुंचती है, क्योंकि वो उन्हें चलाना चाहता है लेकिन वो चला नहीं पा रहा अब तक। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। जैसे लिटिल आया था, लिटिल ए लिटिल द लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होते हैं। फ्यू एफ द फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए होते हैं। फ्यू का मतलब भी वो होता है ना के बराबर। एरोप्लेन्स यानी हवाई जहाज़, फ्लाई यानी उड़ते हैं, ओवर फिरोज़ाबाद यानी फिरोज़ाबाद के ऊपर। तो फिरोज़ाबाद के जो आसमान है, फिरोज़ाबाद के ऊपर से ना के बराबर ही हवाई जहाज़ उड़ते हैं। मतलब नरेटर का कहने का मतलब है, नरेटर मीन्स टू से दैट मुकेश इज़ अनेबल टू ड्रीम। किस चीज़ के लिए अनेबल है, वो कौन सी चीज़ के सपने लेने के लिए अनेबल है। मुकेश इज़ अनेबल टू ड्रीम फॉर फ्लाइंग द एरोप्लेन। क्यों? क्योंकि इस विशियस सर्किल से निकलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचना उसके बस की बात ही नहीं है। इस बात को वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। और आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आई, फिर बोल रहा हूँ आप पूछ सकते हैं। हालांकि आपको पूछना कुछ भी नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू की बता रहा हूँ, जो भी 1 2 3 4 5 जिनको भी कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, दे कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। ओके, थैंक यू।